देखिए यहाँ पर, और यहाँ हम बात करते हैं जैन तथा बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। दोनों, अब यहां है कि असत्य कथन चुनना है। जब भी सत्य और कथन, सत्य और असत्य की बात हो, इसे घेर दीजिए और इससे होगा क्या कि मिस्टेक नहीं होगा। यहां है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों धर्म अष्टांगिक मार्ग का समर्थन करते थे। यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग का सिर्फ संबंध बौद्ध धर्म से, अष्टांगिक मार्ग का सिर्फ संबंध बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म। इसलिए क्या है, वन और सत्य है। यहां पर देखें, दोनों धर्मों में मध्यम प्रतिपदा को समान मान दिया गया, यह गलत है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाने की बात की गई है, सिर्फ बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात है। दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे और यह सही है। यानी दो असत्य हो गया, एक और दो असत्य है और तीन सत्य है। क्योंकि इसमें असत्य चुनना है तो इसलिए इसका आंसर एक और दो होगा, अब मारते हैं इसका आंसर ए। बात समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, हम देखते हैं कि महावीर, महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी, और दोनों ने अपना उपदेश मगध के शासक बिंबिसार के शासनकाल में दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी कि महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों जाति के क्षत्रिय थे। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में अहिंसा पर बल दिया गया, लेकिन जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया गया। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव व्यापारी वर्ग पर पड़ा था, तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव महिला एवं शूद्रों पर पड़ा। जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था, तो बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया। अब यहां पर है कि महात्मा बुद्ध, देखिए यहां पर महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने अपना उपदेश इसके मगध के शासक बिंबिसार के शासन काल में दिया था। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों जाति के क्या थे, दोनों जाति के क्षत्रिय थे। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में अहिंसा पर बल दिया गया था, लेकिन जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया गया था, सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया गया था। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव व्यापारी वर्ग पर पड़ा था। किस पर? व्यापारी वर्ग पर पड़ा था। तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो महिला एवं शूद्रों पर। किस पर? तो महिला एवं शूद्रों पर पड़ा था। जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन दिया था? तो गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया। गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया। तो बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण कौन दिया था? बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। किस वंश के शासक? पाल वंश। आइए यहां पर देखिए, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभान से प्रमाणित होता है? और इसका लाल मृदभान, गेरुआ लेपित चित्रित मृदभान,
काले लाल भेदभाव। इसका सही आंसर दें डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जहां तक सवाल की बात हम करते हैं कि सातवाहन की बात करते हैं, तो सातवाहन लोगों का मूल निवास स्थान कहां था? सातवाहन लोगों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के धरती पर सातवाहन लोगों का संघर्ष किसके साथ हुआ? शक के साथ। और इस संघर्ष में सातवाहन लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। ये भागकर कहां बस गए? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और इसलिए इन्हें क्या कहा गया? इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया। क्या कहा गया? आंध्र सातवाहन कहा। सातवाहनों का समाज कैसी थी? सातवाहनों का समाज मातृ सतात्मक थी, मातृ सतात्मक थी। सातवाहन राजवंश की स्थापना कौन किया था? तिमुक ने किया था। तिमुक राजधानी किसको बनाया था? प्रतिष्ठान को। और प्रतिष्ठान को हम किस नाम जानते हैं? इसे हम पैठन के नाम जानते हैं। देखिए, इस सारी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, जो भी चीज को यहाँ पर लिखा गया। और इस तरह के जो चीज बातें लिखे हैं, इसमें से अगर एक भी प्रश्न गलत करते हैं आप, तो ऐसे ही विद्यार्थी का रिजल्ट 1, 2, 3 नंबर से हमेशा रुकता है। यहाँ पर आइए, देखते हैं कि शक शासक रुद्रदामन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका शासन काल 130 से 150 ईस्वी तक था। सही है। यहाँ पर भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था। सही है। उसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। सही है। यहाँ 1, 2, 3 तीनों सही है। तो सत्य कथन चुनना है, इसलिए इसका आंसर सी देंगे। जहां तक शक राजा की बात है, तो शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध, याद रखना है, शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम था। भारत में पहले अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत भाषा में। लेकिन संस्कृत में अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ कौन किया था? तो शक राजा रुद्रदामन प्रथम किया था। रुद्रदामन प्रथम किया था। रुद्रदामन प्रथम का कौन? तो गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ, गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा, सबसे लंबा एवं बड़ा अभिलेख माना जाता, एवं बड़ा अभिलेख माना जाता। आइए यहां पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चंद्र नामक राजा की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती, यह सही है। उसके दरबार में अमर सिंह नामक रथ रहता था। सही है। उसके समय में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था, और ये गलत है। तो चूंकि इसमें हमें कहना क्या है, सत्य नहीं है, चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो हम देखते हैं कि हुएनसांग किसके समय में आया था? तो हुएनसांग आया था किसके समय में? हुएनसांग किसके समय में आया था? हर्ष के समय में आया था। और हुएनसांग ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो सी यूकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। हुएनसांग कौन था? तो यह चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वह चीनी यात्री कौन आया था? तो फाहियान आया था। फाहियान। और फाहियान ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? फाहियान ने होकुओकी जैसी पुस्तक की रचना। हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में भारत की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जाति प्रथा, और यहां पर सत्य चुनना, भारत में जाति प्रथा की प्रधानता थी, बिल्कुल सही है। और अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, यह भी सही है। भारत के लोगों को जल्दी गुस्सा आता था, परंतु वे ईमानदार होते थे, यह सही है। क्योंकि सत्य चुनना है हुएनसांग संबंधित। 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन में हम देखेंगे कौन कौन है। 1, 2, 3 इसका सही आंसर, ठीक ना। याद रखना है हुएनसांग को क्या कहा गया?
देखिए यहाँ पर हुएन सांग को क्या कहा गया? हुएन सांग को कहा गया यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम जानते हैं, एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम जानते हैं। इनमें से कौन से शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? ये चुनना है। और इसका सही आंसर कौन होगा? तो वीरशैव संप्रदाय। वीरशैव संप्रदाय का संबंध किससे है? तो शैव धर्म से है, शैव धर्म से। और वीरशैव संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? बसवेश्वर ने किया था। यहाँ पर पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने किया? पशुपत संप्रदाय का संबंध किससे है? शैव धर्म से। और यह सब शैव धर्म, यह सबसे प्राचीन संप्रदाय है, यह सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? तो एक विद्वान ने किया था, जिसका नाम क्या था? नकुलित था, जिसका नाम नकुलित था। आइए अब देखिए यहाँ पर सरबन बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ यह सही आंसर कर्नाटक है। तो यानी हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को मानने वाला हो गया था। वह जैन गुरु भद्रबाहु के साथ सरबन बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी चला गया, जहां पर अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। यहाँ पर पूछेगा हेमचंद्र की रचना का क्या नाम है? हेमचंद्र, हेमचंद्र की रचना का क्या नाम है? तो परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। और इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। और इस धर्म से पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को मानने वाला हो गया था? तो जैन धर्म को मानने वाला। और वह जैन गुरु कौन? तो भद्रबाहु के साथ, वह जैन गुरु भद्रबाहु के साथ। कहां? सरमन बेलगोला के, सरमन बेलगोला के कहां? तो चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया, जहां पर अपने जीवन का अंत जैन धर्म के किस विधि से किया था? संलेखना विधि से, संलेखना विधि। और संलेखना विधि किया किसको कहा गया? जीवन को कष्ट देकर शरीर से प्राण को निकाल, यानी शरीर को कष्ट देकर प्राण निकालना। यहां देखिए धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। और ये भी आए हैं, ये आपसे पूछेगा, एक बार यहां लिख भी देते, याद रखना है। धर्म शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार भू राजस्व की दर 1/6। याद रखना है, याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत काल में भूमि कर उपज का कितना लिया जाता था? दिल्ली सल्तनत काल में भूमि कर उपज का 1/3 या 1/5 भाग लिया जाता था। मुगल काल में भूमि कर उपज का कितना लिया जाता था? 1/3 लिया जाता था। लेकिन शाहजहां के समय में उपज का कितना लिया जाने लगा? 1/2 लेने लगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भूमि कर कितना लिया जाता था? उपज का 1/2। यहां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सत्य नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आंसर में सुधार कर लीजिएगा, सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की, गलत है। उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, सही है। यहां पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। यानी देखिए बलबन की बात करते हैं तो बलबन का मानना था कि सुल्तान धरती पर खुदा का प्रतिनिधित्व करता है, और याद यही नियावत एक खुदाई,
तो नियामत खुदाई का अर्थ होता है कि सुल्तान धरती पर खुदा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सुल्तान के आदेश के उल्लंघन करने का अधिकार किसी, याद रखना है। हम देखते हैं कि चालीसा दल का गठन चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया और इसे हम तुर्कान ए चहलगामी के नाम जानते हैं। चालीसा दल को चालीसा दल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 40 तुर्क गुलाम सरदार शामिल थे। चालीसा दल के गठन का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, वहीं चालीसा दल के दमन करने का श्रेय बलबन को जाता है। तो यहीं पर एकता प्रथा की बात करते हैं। तो एकता प्रथा, तो ये एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम एकता प्रथा प्रारंभ किया था। हम देखते हैं कि बलबन का मानना था कि सुल्तान धरती पर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो खुदा का प्रतिनिधित्व करता है। हम देखते क्या है कि चालीसा दल की गठन, चालीसा दल को किस नाम जानते हैं? चालीसा दल को हम तुर्कान ए चहलगामी के नाम जानते हैं, चहलगामी के नाम से। चालीसा दल में कितने सरदार शामिल थे? 40 तुर्क गुलाम सरदार शामिल थे, 40 तुर्क गुलाम सरदार शामिल थे। चालीसा दल के गठन का श्रेय किसको जाता है? चालीसा दल के गठन का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। तो चालीसा दल के दमन का श्रेय किसको जाता है? तो बलबन को जाता है। यहां देखें, ग्राम प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं? 84 गांवों की इकाई एक पारंपरिक व्यवस्था थी, सही है। भूस्वामी को चौधरी कहा जाता था, गलत है। मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था, सही है। तो यहां पर सत्य नहीं है चुनना है, तो सत्य नहीं है चुनना का सही आंसर बी हो जाएगा। तो भूस्वामी को चौधरी कहा जाता था। चौधरी किसको कहा जाता था? गांव के मुखिया को, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? चौधरी कहा जाता। क्या कहा जाता था? चौधरी। यहां देखिए, विजयनगर सैन्य प्रशासन में अमर नायक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमर नायक प्रणाली के तत्व एकता प्रणाली से मेल खाते हैं, बिल्कुल सही है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राज द्वारा प्रशासन के लिए राज क्षेत्र दिए जाते थे, सही है। अमर नायक राजा को वर्ष में 2 बार भेंट भेजा करते थे, ये गलत है। तो चूंकि सत्य कथन चुनना है, 1 और 2 सही है। 1 और 2 किस में है? तो ए में है। हम देखते हैं कि विजयनगर काल में सेना नायक को नायक कहा जाता था और नायक की सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे अमरम भूमि कहा जाता था। याद रखना है, विजयनगर काल में सेना नायक में सेना प्रधान को, सेना नायक को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता। और नायक को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे अमरम भूमि कहा जाता। क्या कहा जाता था? अमरम भूमि कहा जाता था। यहां देखें, हुमायूं के शुरुआती युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 1532 ईस्वी में दोराह में अफगान सेना को पराजित किया था, यह सही है। और ये दोराह का युद्ध कब हुआ था? देखना है, ये दोराह का युद्ध पे हम आएंगे। ओके, दोराह का युद्ध। तो दोराह का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह एवं महमूद लोदी के बीच। और इस युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? महमूद लोदी। और महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। और इस युद्ध में महमूद लोदी पराजित होने के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया। उसने उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है।
गुजरात का शासक बहादुर शाह उसका प्रतिद्वंदी था। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सत्य कथन चुनना है। तो सत्य में कौन है? 1, 2 और 3। तो किस में है? 1, 2, 3। 1, 2, 3 किसी में नहीं है। उपरयुक्त इसका डी हो जाएगा। उपरयुक्त में से एक से अधिक। जब हम गुजरात के शासक की बात हो रही है, गुजरात के शासक बहादुर शाह, याद रखना चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने, चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। पूछेगा कि चित्तौड़ की रानी कौन थी? तो चित्तौड़ की रानी का क्या नाम था? चित्तौड़ की रानी कर्णवती थी। चित्तौड़ की रानी कर्णवती। चित्तौड़ की रानी कर्णवती को कौन राखी भेजा था? गुजरात के शासक बहादुर। कौन? चित्तौड़ की रानी का नाम कर्णवती थी। और चित्तौड़ की रानी कर्णवती राखी किसको भेजी थी? तो हुमायूं को भेजी थी। किसके? तो गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ। किसके? गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ। गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ। बहादुर शाह के खिलाफ। यहां देखिए, मध्यकालीन किस शासक ने इस्लामी कानूनों की एक संहिता तैयार कराई? इसका नाम है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कौन था? तो शेर शाह का पुत्र था। किसका था? शेर शाह का पुत्र था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। शेर शाह के पिता का नाम क्या था? तो हसन सूर था। याद रखना है। दक्षिण बिहार का शासक कौन था? तो बहार खां लोहानी था। बहार खां लोहानी ने फरीद को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो फिर यहां पर प्रश्न ये उभरता है कि चौसा युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो शेर शाह की उपाधि धारण की। दक्षिण बिहार की गद्दी पर बैठने के बाद शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हजरत ए आला की। कौन सी? हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। हजरत ए आला। यहां देखिए, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ये भी सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। यह भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन हुआ? 1, 2 और 3। 1 और 2, 3 किस में है? सी में है। याद रखना है कि यहां पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। बिल्कुल सही है। भारतीय रेशम की गुणवत्ता के कारण निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। यह भी सही है। तो यहां पर सही कथन की बात है तो 1 और 2 सही है। इसका सही आंसर सी होगा। यानी याद रखना है कि कुषाण काल में इस मार्ग से होकर रेशम का व्यापार होता था उसे हम सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं। यहां देखिए, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नारायण गुरु के द्वारा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1902 ईस्वी में। कहां की गई थी? तो केरल में। कहां की गई थी? केरल में। उद्देश्य क्या था? सामाजिक रूप
सामाजिक रूप से वंचित लोगों को उनका अधिकार दिलाना, उनका अधिकार दिलाना। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? पूना। ज्योतिबा फूले ने किस पुस्तक की रचना की? तो गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक की रचना? गुलामगिरी। अब यहां देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने उठाया। यह सही है। इसका असत्य की बात करते हैं, इसमें असत्य की जब बात करते हैं इस पर भी इसका सही आंसर क्या? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तब तक देखिए हम पानी पी लेते हैं। आइए यहां पर, यहां तक ना लॉर्ड मेयो के समय में ही, लॉर्ड मेयो के समय में ही सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जनगणना प्रारंभ किया गया था। कथन ए, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। यह सही है। इसमें सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थी। गलत है। लेकिन ए सही है और आर गलत है। यानी हम देखते हैं कि महात्मा गांधी 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेज के इस दावे को खोखला करना था कि भारत की जनता अंग्रेज के साथ नहीं बल्कि भारतीयों के साथ है। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया। व्यक्तिगत सत्या आंदोलन को हम दिल्ली चलो आंदोलन एवं व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम जानते हैं। महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया था? 1940 ईस्वी। महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। कहां से? महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां से? पवनार से। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को हम किस नाम जानते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन एवं व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से, अवज्ञा आंदोलन के नाम से
आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक ना। आइए 19वें देखें, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पसंदीदा सिविल सेवा कोऑपरेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? और इसका सही आंसर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा गया, याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा गया है। जनक यानी सिविल सर्विसेज का जनक। वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके पहला न्यायाधीश किसको बनाया गया था? इसका पहला न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था। किसको? एलिजा इम्पे। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल किसके लिए प्रसिद्ध था? सहायक संधि के लिए। किसके लिए? सहायक संधि। सर्वप्रथम सहायक संधि कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। कौन किया था? तो हैदराबाद का निजाम। तो 1799 ईस्वी में सहायक संधि कौन किया था? तंजौर एवं मैसूर राज्य। 1801 ईस्वी में सहायक संधि कौन किया था? अवध किया था। सिंधिया सहायक संधि कब किया था? सिंधिया सहायक संधि 1803 ईस्वी में। तो नागपुर के भोसले सहायक संधि कब किया था? 1804 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन की सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव 1858 ईस्वी के बाद पेश किए गए प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तनों में से एक था, और निम्न में से कौन इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था? तो ग्रामीण एवं शहरी निकायों के पदोन्नति किया गया था। सही है। स्थानीय निकायों के अधिकार सदस्य ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे। ये गलत है। स्थानीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में गैर सरकारी चुनाव को अनुमति देती। ये सही है। क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है कि हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बी। और लॉर्ड रिपन का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। और ये जनगणना कैसे? तो प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होता था। यह प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होता। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 वर्षीय कनकलता बरुआ को किस स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? इसका सही आंसर है गोहपुर आश्रम। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। कहां से? मुंबई में। कहां से? तो मुंबई में ग्वालियर टैंक से हुआ था। महात्मा गांधी ने यहां कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। और इस आंदोलन से ऑपरेशन जीरो आवर कब चला गया था? 9 अगस्त 1942। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्र प्रदान की जानी चाहिए। नहीं,
स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए? नहीं, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। सही, इसका सही आंसर सी होगा। अब देखते हैं कि क्रिप्स की बात करते हैं। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्रिप्स मिशन और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन को कौन? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था? यह आगे की तारीख का चेक है। इसका बैंक नष्ट होने वाला है। यहां देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखते हैं कि 1878 ईस्वी में पारित शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के हथियार रखने को प्रतिबंध कर दिया। बिल्कुल सही है। सरकार 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लाई, यह भी सही है। तो चूंकि सत्य कथन चुनना है, 1 और 2 दोनों सत्य है, तो किसमें देखना? 1 और 2 किसमें? सी में है। अब हम देखते हैं कि ये इल्बर्ट बिल किसके समय में, और हम देखते हैं कि शस्त्र अधिनियम किसके समय पारित किया गया था। देखें, 1878 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम किसके समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड लीटन के समय में। 1883 ईस्वी का इल्बर्ट बिल किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड लीटन के समय पारित किया गया था, लॉर्ड लीटन। और इस बिल के तहत क्या हुआ था कि अगर यूरोपियन मामले का कोई विवाद आता है तो उस केस की सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते, जिसका काफी विरोध हुआ। यहां देखिए, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किससे? तो लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय जैसे यूरोपियन से काफी प्रभावित थे, और लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस जैसी पुस्तक की रचना की, और इस पुस्तक से भी गांधी जी काफी प्रभावित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिली थी, और उनकी किस रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके? गीतांजलि। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको कहे थे? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको कही? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
6 सितंबर 1931 ईस्वी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर, 17 नवंबर 1932 ईस्वी। 5 असहसनीय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड नॉर्थ। ये कहां कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। उद्देश्य क्या था? अमेरिकी उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना, मजबूत करना। यहां देखें, जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा? और इसका सही आंसर क्या है? व्यक्तिगत शासन की नीति। और व्यक्तिगत शासन की नीति इसलिए अच्छा नहीं होता है और इसका विरोध होता ही है। और इस प्रकार जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा था? तो व्यक्तिगत शासन की नीति। यहां देखें, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी? कन्वेंशन। कन्वेंशन में इसको ऐसे कर दे, नेशनल कन्वेंशन करते हैं, नेशनल नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन। और इन्हें गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया, यानी फांसी पर? 21 जनवरी 1793 ईस्वी। अब देखें, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो क्या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इससे क्या हुआ? राष्ट्रवाद के नए राष्ट्रों का उदय हुआ। क्या हुआ? नए राष्ट्रों का उदय। सर्व सलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। सर्व सलाव जाति के लोग कहां निवास करते थे? सलाव जाति के लोग कहां निवास करते थे? तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया। उद्देश्य क्या? सलाव आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंदोलन का सलाव आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंदोलन का उद्देश्य था सलाव जाति के लोगों को एकत्रित करना था, एकत्रित करना था। 1944 में यूरोप पर मित्र देशों के दूसरे बड़े हमले का स्थान क्या था? और इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने किया? और इसका सही आंसर जॉन लॉक और रूसो। दोनों सही है, लेकिन दोनों में से एक चुनना होगा, तब मारिएगा रूसो। फ्रांसीसी क्रांति के नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान सभा की शुरुआत किसके साथ हुई? स्त्री और पुरुष अधिकार घोषणा के साथ हुई। तो यानी याद रखना है कि नेशनल असेंबली, देखिए यहां पर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? गठन 17 जून 1789। इसका कार्य किया था, इसका नेशनल असेंबली का काम, नेशनल असेंबली कहां की संस्था थी? तो फ्रांस की। और इसका काम किया था जनता जनता के
आवश्यकता की पूर्ति करना। और फिर क्या थे? कानून पारित करना, कानून पारित करना। फिर क्या थी? राजा के अधिकारों पर प्रश्न उठाना। नेशनल असेंबली ने ही फ्रांस में, नेशनल असेंबली ने ही, नेशनल असेंबली ने ही फ्रांस में संविधान का निर्माण किया था। फ्रांस में संविधान का निर्माण किया था, निर्माण किया था। यहाँ देखिए नंबर 34 में, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी उनमें निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं थे? और उद्योगों को मजदूरों के हवाले, ये शामिल नहीं था। युद्ध का समाप्त किया जाए, 3 मांगे थी। नंबर 1 में क्या था? तो अप्रैल थीसिस ये कब प्रकाश में आई? 4 अप्रैल 1917। पहला मांग क्या था? तो युद्ध समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। दूसरी मांग क्या थी? जमीन, किसानों के हवाले की जाए। तीसरी मांग की थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। देखो यहाँ पर, रूसी इतिहास में किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? 1905। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 22 जनवरी 1905। कहाँ हुई थी? रूस में। रूस में शासक कौन था? जार निकोलस, जार निकोलस। और ये घटना कहाँ हुई थी? तो रूस के सेंट पीटर्स वर्ग में हुई। इस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित ककुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था। अग्निपीठ, पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र की कितनी राजधानियां थी? पुष्यमित्र की 2 राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी। कौन कौन? पाटलिपुत्र एवं विदिशा। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश। पाल सप्ताह के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज संगठित किया था? इस आंसर को सही कर लो। चेर ने, चेर ने। पाल सत्ता शासन कहाँ करते थे? पाल लोग बंगाल एवं बिहार में, बिहार में शासन करते थे। पाल राजवंश की स्थापना कौन किया था? गोपाल के। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? मिर्जा अजीज कोलकाता। याद रखना कि मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, बादशाह फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय से दिल्ली का बिहार पर से नियंत्रण
समाप्त हो गया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय से दिल्ली पर से बिहार का नियंत्रण समाप्त हो गया। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? और वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन कहां से हुआ? अरब में। कहां से हुआ था? ईरान। कौन प्रारंभ किया था? इब्न अब्दुल अब्दुल वहाब। वहाबी आंदोलन का बिहार में मुख्य केंद्र कौन था? पटना था। अलीगढ़ आंदोलन 1775 ईस्वी में सैयद अहमद खां किसने प्रारंभ किया था? सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? इसको प्रारंभ कौन किया था? अहमदिया आंदोलन पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कादिया नामक स्थान से। इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? मिर्जा गुलाम अहमद को जाता है। बिहार बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और आज यहीं तक रहेगा।